नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, यूपी के अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्रतिष्ठान समारोह होने वाला है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। इत्तेहाद मित्तल कौंसिल प्रमुख मौलाना ताकिर रजा के बयान पर अब अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने पलटवार किया है। IMC प्रमुख मौलाना ताकिर रजा ने कहा कि बाबरी हमने सब्र कर लिया, लेकिन ज्ञान व्यापी में नहीं करेंगे। इस पर अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा। ज्ञान व्यापी न्यायिक विषय है, इस पर किसी भी तरह का बयान देने से कोर्ट भी मना कर रखे हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि अयोध्या मामले में हमने सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा और वहां जीते भी हैं। राम मंदिर के लिए कोई सद्भावना वार्ता के जरिए समाधान नहीं निकाला गया। ताकिर रजा को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि आपके पूर्वजों ने हमारे मंदिर तोड़े, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। वहीं राम मंदिर पर हो रही राजनीति को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी मर्यादा में रहे और धर्म अपनी मर्यादा में रहे। धर्म पर विवेचना का अधिकार किसी राजनेता का नहीं है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि गिरी हुई मानसिकता के लोग जिन्हें राम जन्मभूमि और भगवान राम पर कोई आस्था नहीं है, वे लोग गलत बयान दे रहे हैं। ये केवल राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र का मंदिर है, इसमें सभी को स्थान दिया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। यह समय 22 जनवरी 2024 को 12:29 से 8 सेकंड से लेकर 12:30 32 तक रहेगा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 1 सप्ताह तक चलेगा। 15 जनवरी 2024 मकर संक्रांति पर श्री राम बाल रूप में मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होंगे। अगली खबर, पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को ईडी की टीम पर हमले में 3 FIR दर्ज कर ली गई हैं। इसमें से एक FIR ईडी की तरफ से, दूसरी पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से और जबकि तीसरी FIR शाहजहां शेख ने ईडी के खिलाफ दर्ज कराई है। उधर ईडी की टीम पर हुए हमले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में किम जोंग उनका शासन है। बताया गया कि उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में कल ईडी अधिकारियों पर हुए हमले पर पहली FIR TMC के नेता शेख शहजान के केयरटेकर ने नजात पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। इसमें कहा गया कि ईडी के अधिकारी बिना किसी सर्च वारंट या नोटिस के दरवाजा तोड़कर घर में घुसे। दूसरी FIR नजात पुलिस स्टेशन में मीडिया कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के लिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ खुद संज्ञान देते हुए दर्ज की गई है। तीसरी FIR शेख शाहजहां के खिलाफ ईडी ने दर्ज की है। बता दें कि ईडी की टीम शुक्रवार को उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खली गांव में राशन घोटाले के केस में TMC नेता SK शाहजहां शेख के घर छापेमारी करनी पहुंची थी। तभी वहां करीब 200 लोग आ गए और ईडी की टीम पर हमला कर दिया। डायरेक्टर भी शामिल थे। हमले में घायल हुए ईडी टीम के सदस्यों को कोलकाता के एक स्थानीय अस्पताल में ट्रांसफर किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस हमले पर तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं है। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन जैसी सरकार का नेतृत्व कर रही है। अगली खबर, महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट का बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि ईडी की चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिनमें शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित घुलाटी, भीम सिंह और अमित दास का नाम शामिल है। चार्जशीट में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी असीम दास इस महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोशन के लिए हिंदुस्तान के कुरियर का काम करता था। उसके ठिकानों में हाल ही में रेड में करीब 5.39 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि असीम दास ने एजेंसी को बताया कि ये पैसे हाल में प्रदेश में हुए इलेक्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल को भेजे गए थे। चार्जशीट में नाम आने के बाद अब भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि महादेव सट्टा ऐप मामले में भूपेश बघेल का नाम सामने आया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने सभी आरोपों का खंडन किया था और उनका कहना था कि विपक्ष पार्टी भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश का बेटा घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका की खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर है और उनकी महानता दर्शाने के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है। याचिका में कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने देश की आजादी में नेता सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कम करके आंका था, साथ ही उनके गायब या मृत्यु होने को लेकर सच्चाई भी छिपाई थी। दरअसल कटक के एक निवासी पिनाक पानी मोहंती ने सुप्रीम कोर्ट में एक
जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की घोषणा करे कि ब्रिटिश शासन से आजादी नेता सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आजाद हिंद फौज ने दिलाई थी। साथ ही याचिका में कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है कि नेताजी के देश में आजादी के योगदान पर कम तर्क किया गया था। साथ ही कांग्रेस ने नेताजी के गायब या मृत्यु होने से संबंधित फाइलों को गोपनीय रखा और सच्चाई नहीं बताई। याचिका में यह भी मांग की गई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए और नेताजी को देश का बेटा घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र के बोस में बारे में कौन नहीं जानता है। देश के सभी लोग उन्हें और उनके योगदान के बारे में जानते हैं। उनकी महानता बताने के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है। उनके जैसे नेता अमर हैं। पीठ ने कहा कि वो लोग महान हैं जो पूरा देश उनका सम्मान करता है। उनके जैसा नेता कोर्ट की किसी पहचान की जरूरत नहीं है। अगली खबर, सरकार के व्यापक संपर्क कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 10 करोड़ लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। इनमें से 7.5 करोड़ लोगों ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। एक अधिकारी ने यह सूचना दी है। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 15 नवंबर से शुरू हुई भारत की विकास गाथा की इस यात्रा में मात्र 50 दिनों में रिकॉर्ड 10 करोड़ भारतीय शामिल हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन 10 करोड़ लोगों द्वारा दिखाया गया कि विश्वास बढ़ता रहेगा, भारतीयों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ेगा और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में योगदान देगा। उन्होंने आगे भी कहा कि विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए 28 राज्य, 50 दिन, 10 करोड़ भागीदारी, एक लक्ष्य विकसित भारत। इससे पहले सूचना व प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा था कि पिछले साल 15 नवंबर को शुरू की गई यात्रा में 25 जनवरी को संपन्न होने तक 14 करोड़ से अधिक लोग इसमें शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 3500 संपर्क वाहन नागरिकों की सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। चंद्रा ने कहा कि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य शिविरों में 2.2 करोड़ से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य की जाँच की गई है। अगली खबर, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि यदि हिम्मत है तो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव सारे मंदिर मस्जिद ध्वस्त कर उनकी जगह अस्पताल बनवाने की घोषणा कर दे। मोदी ने तेजस्वी यादव के सामने ये बयान फूहड़ और हिंदुओं की आस्था को आज जानबूझकर आहत करने वाला बताया है, जिसमें कहा गया था कि चोट लगने पर कोई मंदिर नहीं अस्पताल जाता है। सुशील मोदी ने कहा कि यदि लोग को चिकित्सा के लिए अस्पताल चाहिए तो मानसिक शांति के लिए मंदिर भी चाहिए। दवा और दुआ दोनों की जरूरत पड़ती है। तेजस्वी यादव बताएं कि वे 1.5 साल में एक भी नया अस्पताल क्यों नहीं बनवा सके। सुशील मोदी ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव के पिता और राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने जाने का समर्थन किया था। रेल मंत्री बनने के बाद उन्होंने गोदा स्टेशन के पास 56 कार सेवकों को जिंदा जलाने की घटना के दोषियों को बचाने के लिए नया जांच आयोग गठित करने का पाप किया था। ऐसे संस्कार में पले राजद के लोग कभी मानस की निंदा करते हैं तो कभी सरस्वती का अपमान करने का दुस्साहस करते हैं। भाजपा सांसद ने आगे भी कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर एक समक्ष धार्मिक न्यास जब राम भक्तों के दान संयोग से मंदिर का नवनिर्माण करवा रहा है तब राजद और इंडी गठबंधन के दलों की छाती क्यों फट रही है। सुशील मोदी ने आगे कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ना तो भाजपा करा रही है, ना इसमें करदाताओं का पैसा लग रहा है। फिर भी सनातन धर्म विरोधी पार्टियां एक समुदाय विशेष को थोक वोट पाने के लिए रोज जहर उगल रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें भी राम चाहिए, रोटी भी चाहिए, इसीलिए अयोध्या धाम को ऐसे विकसित किया जा रहा है कि भव्य राम मंदिर के साथ सांस्कृतिक पुनर्जनन भी हो और पर्यटन उद्योग में हजारों लोगों को रोजगार भी मिले। आखिरी खबर, मौसम विभाग ने आज और कल घने कोहरे का अनुमान जताया है। इस दरमियान रात का तापमान 11 तो दिन का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का आसार है। 8 जनवरी को मौसम कुछ खुल सकता है, जबकि 9 को फिर से बारिश के आसार बन रहा है। इसके साथ मौसम तो खुलेगा लेकिन ठंड से राहत मिलने के आसार कम ही हैं। वहीं 8 से 11 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लखनऊ, आगरा, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच में करीब पूरे देश में बारिश हुई है। वहीं कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से पारा तो लुढ़का है, साथ ही मौसम ने एकदम से करवट भी ले ली है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग के कुछ पुनर्नुमान जारी किए गए हैं। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में शुक्रवार को गरज चमक के बीच बादलों ने डेरा डाला था। कुछ स्थानों पर बारिश भी हुई है। इससे लखनऊ समेत कई इलाकों के लोग परेशान हुए। मौसम विभाग 9 जनवरी तक ऐसी ही बूंदाबांदी का आसार जता रहा है। 9 जनवरी तक धूप के न होने की वजह से पारे में गिरावट होगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, सुल्तानपुर, फुर्सतगंज, झांसी, हमीरपुर के आसपास बरसात हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।